नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियत सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये आपका प्रैक्टिस पेपर 5 है। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। सभी के सभी प्रश्न आपके GS GK से होंगे, यानी जर्नल स्टडीज़ और जर्नल नॉलेज से होंगे। आपकी एक दिवसीय परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा आयोजित होनी है, वीडियो नाम है VDO। आप जानते हैं मित्रों कि पंचायती राज के अंतर्गत इनका काम होता है, ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है। जो पदों की संख्या है इस बार भी आने वाली है और प्रीवियस में भी आई थी। तो 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के लगभग 1525 पद आए थे, 25 या 27 के आसपास थे। आपका जो ग्राम विकास अधिकारी होता है समाज कल्याण वाला, ये पंचायती राज नहीं समाज कल्याण वाला है, उसका लगभग 362 पद था। और जो आपका समाज कल्याण पर्यवेक्षक वाला था मित्रों, इसमें आपके 64 पद टोटल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 1953 पदों पे भर्ती थी। उसका फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2018 का भर्ती है। 2023 में भी भर्ती आई है। 2023 वाले में लोग फॉर्म अप्लाई कर दें, अभी चल रहा है, डेट है, आराम से फॉर्म भरें। 25 रुपये शुल्क है। अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं, पेट में आपका स्कोर अच्छा होता है, तो फिर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसका मेंस देने को पाएंगे। फिलहाल आप ये तो जानते ही हैं कि इस पूरे परीक्षा में क्या क्या पैटर्न होता है। तो आपका एक फाइनली पेपर होगा, पेपर के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फाइनली आपकी योग्यता परख ली जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी एक पेपर है, पेपर के माध्यम में ही आपको अच्छा करना है, जिसमें से आपसे GS पूछा जाएगा 50 प्रश्न। 50 प्रश्न आपसे सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग जिसे कहते हैं, और 50 प्रश्न आपसे हिंदी परिज्ञान और लेखन के साथ योग्यताएं देखी जाएंगी। तो इस टाइप से आपका 150 प्रश्न पूछेगा और 300 मार्क का होगा। इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग सामान्य जानकारी का 5वां टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा मित्रों। जो आज का पहला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट स्टार्च में संग्रहित करेंगे, वसा में, प्रोटीन में या फिर आवश्यक अमीनो अम्लों में आप इसे बिठाएंगे। तो मित्रों, इलायोप्लास्ट की अगर बात होती है, या अवर्णीय जो है लवक होता है, पौधे में रहता है, तो पौधे में रहेगा। मूल रूप से इसे आप कहाँ संग्रहित कर पाएंगे? वसा में संग्रहित कर पाएंगे। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बना दरवाजा फूलने का कारण क्या होता है? आप देखते हैं जब वर्षा ऋतु आती है दरवाजे फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, ठीक है, बहुत टाइट बंद होते हैं। तो इनका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन है, बाह्य परासरण है, अंतः शोषण है या फिर बिंदु श्रवण है? मित्रों, वर्षा ऋतु में जो लकड़ी के दरवाजे बने होते हैं काहे मोटे हो जाते हैं? तो इनका काम होता है अंतः शोषण का। अंतः शोषण आप जानते हैं, बेलेन के गठन के बिना पदार्थ से पानी को सोखने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाती है? अंतः शोषण कहलाती है। सही जवाब B के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा? मित्रों, जब बर्फ पिघलती है तो आप जानते हैं, आपने प्रयोग किया होगा, हमेशा मान के चल रहे हैं, तो इसका आयतन पहले घट जाता है फिर उसके बाद बढ़ जाता है। ऐसा होता है। तो सही जवाब C के साथ बनेगा। आप जानते हैं आयतन कम हो जाता है, जब बर्फ घट जाता है तो उसका आयतन थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जल से ज़्यादा होता है। तो सही जवाब C के साथ लगाओ मित्रों। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 मित्रों आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। नाम दिया गया संघनन, बहना, अवक्षेपण या फिर वाष्पोत्सर्जन। पादपों के द्वारा
वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया आप क्या कहेंगे? उसके लिए जो एक शब्द निकल करके आता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आए, 5 नंबर है। पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? नाम दिया गया 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। मित्रों आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर का कार्यकाल होता है मित्रों वो लगभग 3 साल निर्धारित होती है और आप जानते हैं केंद्र सरकार चाहे तो इनकी आयु बढ़ाती रहती है। तो सही जवाब 3 साल लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चाबाहार बंदरगाह किस देशों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? नाम दिया गया ईरान अफगानिस्तान भारत बनाएगा, इराक अफगानिस्तान भारत बनाएगा, भारत पाकिस्तान और ईरान बनाएगा या फिर पाकिस्तान इराक और भारत बनाएगा। मित्रों आपको बताना है कि चाबाहार बंदरगाह जो है इसका निर्माण कौन करेगा? तो इसमें भारत रहेगा, भारत के साथ ईरान आएगा, ईरान के साथ अफगानिस्तान आएगा। तो मित्रों इसके साथ पश्चिमी तट तक भारत में पहुंचना है तो ईरान अफगानिस्तान भारत का आंसर लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों 2018 का पेपर है। आपसे पूछा जा रहा है भारत का 29वां राज्य कौन सा? नाम दिया गया झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना। आप जानते हैं मित्रों कि 2014 में 2 जून के दिन 2 जून 2014 को आपका 29वां राज्य तेलंगाना बना था। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। के चंद्रशेखर राव को भी लगाना क्योंकि यही पहले मुख्यमंत्री तेलंगाना के बनते हैं। हालांकि अब लेटेस्ट में भी यही है, याद रखना है, लेकिन अब राज्यों की संख्या घटी बढ़ी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। ये किससे तेलंगाना कटा था? आपका आंध्र प्रदेश से कट के बना था। आगे बढ़े। 8 नंबर क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? नाम दिया गया शतरंज से हैं, गोल्फ से हैं, मुक्केबाजी या फिर कुश्ती से हैं। मित्रों मिल्खा सिंह का नाम ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। जीव मिल्खा सिंह आप जानते हैं प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी हैं जीव मिल्खा सिंह, और इनके पिताजी कौन है? तो बढ़िया धावक रहे हैं, उनका नाम मिल्खा सिंह रहा है, आप जानते हैं। तो जीव मिल्खा सिंह जैसे पूछे तो आपको गोल्फ लगाना है, लेकिन अगर मिल्खा सिंह पूछा जाता तो आप जानते हैं वो धावक रहे हैं, धावक। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय मतलब जहां पर आपके क्या होते हों, आपके एमएलए होते हों, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या असेंबली, और एमएलसी होते हों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के लोग होते हों और विधायक भी होते हों। नाम दिया गया तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा या फिर बिहार में है। कहां पर आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा? मित्रों आप जानते हैं आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये सब जो है द्विसदनीय विधानसभाएं हैं। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाया जाता है। तो डी के साथ आंसर सहजो। फिर बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश दिखाई देता है? नाम दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्मुख, स्विट्जरलैंड के सेम दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया के जैसा दिखाई देता है या फिर कनाडा देश के सदृश है। मित्रों आप जानते हैं संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से भारत में अपनाई गई। तो सही जवाब कनाडा के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थान से है, मौलिक कर्तव्य से है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से है या फिर शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से है। 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? मित्रों जब 93 क्रम का आप संविधान संशोधन देखेंगे तो 2006 में होता है। आरक्षण के कुछ प्रावधानों के लिए किया जाता है, आप जानते हैं इसमें ओबीसी के लिए है। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न।
भारत में राजनीतिक दलों की मान्यताएं दी जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा या फिर भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाएगा। मित्रों, कोई भी दल राजनीतिक दल तभी बनेगा जब उसको भारत का निर्वाचन आयोग अपना प्रमाण पत्र दे दे। अभी लेटेस्ट में आम आदमी पार्टी आप जो है वो राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित हुआ है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों 13 नंबर क्वेश्चंस कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। नाम दिया गया 2004 में, 2005 में, 1999 या फिर 2009 में। सूचना का अधिकार का जो अधिनियम आता है मित्रों, आप जानते हैं 2005 में आता है, तो सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 5 है, 7 है, 6 है या फिर 8 है। मित्रों, भारत में केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या है इसमें से आपको 7 लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, आपका दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब हैं, लेकिन अब कई का विलय हो गया है, तो वर्तमान परिदृश्य में कुछ और भी हो सकता है। जैसे कई जगह 5 आपको देखने को मिलेगा, कई जगह 6 देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग है, नाम दिया गया विधिक संस्था है, अधिनियमित संस्था है, प्रशासनिक संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कैसा होता है, तो मित्रों आप जानते हैं संवैधानिक होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाला होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 324 में निर्वाचन से संबंधित डाटा दिया गया। 324 सही जवाब डी के साथ लगाओ। 16 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नाम दिया गया 12 सदस्य, 4 सदस्य, 8 सदस्य या फिर 2 सदस्य। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य आते हैं मित्रों। जब सदस्य पूछा जाए तो आपका लोकसभा में 2 और राज्यसभा में पूछा जाता तो वहां पे 12 लोगों को नामित किया जाता है, याद रखना है। सही जवाब डी के साथ देना। राष्ट्रपति को ये विधायी शक्ति 331 में मिला है आपके अनुच्छेद के तहत। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नाम दिया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति चुनेंगे, तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। इसमें लोकसभा का लगभग सबसे वरिष्ठतम वाला सदस्य होता है, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति कौन है। नाम दिया गया लोकसभा अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मित्रों आप जानते हैं जो आपके इस क्रम में आते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश आपका राष्ट्रपति का काम देखता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। ऐसा उल्लेख आपके अनुच्छेद 70 में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है। नाम दिया गया 406 मीटर है, 226 मीटर है, 316 मीटर है या फिर 186 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई आपसे पूछा गया है मित्रों। भाखड़ा नागल बांध आप जानते हैं सतलज नदी पे होता है, पंजाब प्रांत में होता है, 226 मीटर ऊंचा होता है। सही जवाब जो आपको लगाना है वो आपको लगाना है पंजाब सतलज के साथ। सबसे ऊंचा भारत का बांध कौन सा है, टिहरी है मित्रों। और टिहरी की हाइट कितनी है, तो टिहरी की हाइट 261 मीटर है। ठीक,
अगले क्वेश्चंस पे चलें। 20 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या मैक्सिमम है? नाम यूपी का है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, केरला है। कौन से राज्य का जो है जनगणना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं? आप जानते हैं योगी बाबा बहुत बार बोले हैं, तो आपसे कहे होंगे 25 करोड़ लोगों को हम राशन की व्यवस्था करवा रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को देखने का, सुरक्षा मुहैया कराने का जो कार्यभार है वो हमारे ऊपर है। तो सही जवाब अपना उत्तर प्रदेश बनेगा। ए इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। नाम दिया गया सवाना है, चापारल है, टेंगा है या फिर टुंडा है। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कौन सा है मित्रों? तो सही जवाब टुंडा बनेगा। सही जवाब जो है वो डी के साथ जाएगा। टुंडा इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है टुंडा और टेंगा में, मध्य अक्षांश और भूमध्य सागरीय वनों में, घास के मैदान और मरुस्थलों में, या फिर समाना और उष्ण वर्षा वाले वनों में। जेरोफाइटिस वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। जेरोफाइटिस वनस्पति जो है वो ज्यादातर पाई जाती है किसमें? तो मित्रों घास के मैदान के मरुस्थलों में दिखाई देती है। सही जवाब जो बनेगा उसी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 123 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया ये 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? नाम दिया गया अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, पथरीले पहाड़ों का निर्माण, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, या फिर सेन एंड्रियान्स भ्रंश। आपको बताना है कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है। भू संतुलन का कौन सा उदाहरण है मित्रों? आप जानते हैं भू संतुलन के लिए मिसिसिपी मुहाने का संकुचन बढ़िया काम करता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया मित्रों, किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? नाम दिया गया यज्ञ श्री सत्यकिरणी के द्वारा किया गया, गौतमी सत्यकिरणी के द्वारा किया गया, सत्यकिरणी के द्वारा किया गया, या फिर वशिष्ठी पुत्र सत्यकिरणी के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया। स्वयं ब्राह्मण की उपाधि किसने धारण की थी? तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सत्यकिरणी के द्वारा ऐसा किया गया। सही जवाब सी के साथ बनाओ। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आए। 25 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया वैदिक काल में बलि, बलि, बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान है, अनुवांशिक है, बैल है, या फिर प्रज्ञा या प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट है। मित्रों वैदिक काल में बलि का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जब आप वैदिक काल में देखेंगे तो बलि शब्द जो आता था वो प्रजा द्वारा शासकों को दी गई भेंट की प्रथा को हम लोग बलि कहते थे। सही जवाब डी के साथ था। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, महावंश, या फिर महावग्ग। आपको बताना है 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है। जब आप 16 महाजनपद की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय में आइएगा मित्रों, वहीं पर आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलेगी। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 27 नंबर क्वेश्चंस। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? नाम अकबर का है, शाहजहां का है, जहांगीर और बाबर का नाम दिया गया है। मित्रों बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं जब अकबर गुजरात को विजय कर लेता है, गुजरात को विजय कर लेता है, फिर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है, तो अकबर के द्वारा कराया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस 28 नंबर है। आपसे कुछ पूछ रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? एकता प्रारंभ किया था। नाम दिया गया इल्तुतमिश ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, बलबन ने किया, या फिर रजिया के द्वारा एकता प्रारंभ किया गया। मित्रों एकता की बात होती है तो एकता प्रारंभ करने का काम जो है वो इल्तुतमिश का रहता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया
कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था रहीम, नीरू, रामानंद या फिर चैतन्य। मित्रों, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा करेगा, उसका जो नाम होगा वो नीरू और नीमा। तो सही जवाब नीरू के साथ लगाओ, सही जवाब सी के साथ बनाओ। सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? नाम दिया गया ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर सत्य शोधक समाज। कौन सा धार्मिक आंदोलन है जिसने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाने का काम किया था? मित्रों, आप जानते हैं कि जो सत्य शोधक समाज होता है 1873 में जो पूना में स्थापित होता है, उसके द्वारा ऐसा किया गया। तो सही जवाब सत्य शोधक समाज के साथ दो, सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के जोर देने का काम हुआ? होम रूल का, पूर्ण स्वराज्य का, औपनिवेशिक शासन का या फिर प्रशासन में भारतीयों के सही भागीदारी का? दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के काम में कौन आगे आता है? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में होता है और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग बहुत जोरों से उठती है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। इसी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। 32 नंबर है। आपसे पूछा गया कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नाम दिया गया गांधी जी के अनुयायियों ने किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किया, वामपंथियों ने किया या फिर किसान सभा के द्वारा किया जाता है। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है मित्रों, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जब आप नेतृत्व की बात करेंगे तो गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा ऐसा किया गया। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह में नंबर 1 पे रहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इस बारदोली सत्याग्रह के द्वारा वहीं की महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आया। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? नाम दिया गया बरकतुल्ला रहे, भगत सिंह रहे, लाला हरदयाल रहे या फिर लाला लाजपत राय रहे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? मित्रों, गदर पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये 1913 में होती है। लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिकन करते हैं। सही जवाब वी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? नाम दिया गया 1929 में बने, 1921 में बने, 27 में बने या फिर 1932 में बने हैं। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार जो अध्यक्ष बनते हैं 1929 में बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 35 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है। मित्रों, मानव विकास सूचकांक में क्या समाविष्ट है? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक उपलब्धि या फिर सभी? मानव विकास सूचकांक यानी HDI में क्या निरूपित है? तो HDI में आपका जो काम होता है, शैक्षणिक उपलब्धि भी देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा भी चेक होता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई? 1953, 1954, 1956, 1958। मित्रों, जब LIC की बात होती है तो 1956 में आता है आम जन को बीमा देने के लिए। तो सही जवाब 1956 लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
37 नंबर कह रहा है भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होता है। नाम दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होता है तो मित्रों ऐसा जो प्राप्त होता है वो घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो सही जवाब घरेलू क्षेत्र के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी। नाम दिया गया 1946 से 50 रही, 52 से 57 रही, 51 से 56 रही या फिर 53 से 58 रही। कौन सी अवधि आपकी पहली पंचवर्षीय योजना के लिए लागू होती है। मित्रों पहली पंचवर्षीय योजना 51 से शुरुआत होती है। इसका जो अवधि वर्ष होता है वो आपका क्या बनेगा, 51 से 56 बनेगा। मित्रों सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा 39 नंबर। पूछा गया निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। नाम दिया गया कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, आर नार्केस से या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्धनता का दुष्चक्र की जो अवधारणा आती है मित्रों वो आती है आपके आर नार्केस के द्वारा दिया जाता है। सही जवाब जो है दुष्चक्र के साथ लगाओ तो बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आए 40 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। दिया गया हीरा में नहीं है, कोयला में नहीं है, ग्रेफाइट में नहीं है या फिर बलुआ पत्थर में नहीं है। किसमें कार्बन नहीं होता है। मित्रों जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा बलुआ पत्थर के साथ। तो सही जवाब डी के साथ देना, बलुआ पत्थर में कोई कार्बन नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 41 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 41 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आपसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दिया गया फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है मित्रों वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सही जवाब जो लगाओ वो एस्कॉर्बिक अम्ल के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। दिया गया चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम। कौन सी धातु है जो हम चाकू से काट सकते हैं यानी आराम से कट जाती है यानी मुलायम ज़्यादा होती है। तो जो सोडियम है ये बहुत मुलायम होती है, आप चाकू से काट सकते हैं और इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे पूछा जा रहा है आईसीसी की क्रिकेट समिति ने क्रिकेट टेस्ट मैच से टॉस हटाने के खिलाफ हाल ही में फैसला दिया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, ट्रेवल ब्रसिल, अनिल कुंबले या फिर केविन पीटरसन। ये 2018 के क्वेश्चन हैं, याद रखना, अभी लेटेस्ट के नहीं हैं, तो इनको आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। मित्रों सही जवाब अनिल कुंबले बनेंगे, वी इज द राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया प्रत्येक वर्ष 31 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाम दिया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या फिर विश्व मधुमेह दिवस। 31 मई को पूछा गया है मित्रों। 31 मई को आप क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 29 मई, 31 मई, 30 मई या फिर 2 जून। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया गया मित्रों। सही जवाब जो बनेगा 29 मई के साथ बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। 46 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। नाम दिया गया एटा, गोरखपुर, इटावा, हमीरपुर। अर्जुन बांध से जो नहर निकलती है मित्रों, इससे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है। अर्जुन बांध महोबा को खूब ज्यादा काम करता है। सही जवाब हमीरपुर वाला अपना बेल्ट लगाना, महोबा होगा। महोबा बेल्ट में बनाया गया है चखारी के पास, ठीक है, अर्जुनी नदी पे। तो इससे जो लाभान्वित होता है महोबा, हमीरपुर, इसमें लगभग 59-60 हजार एरिया जो हेक्टेयर भूमि है
वो ज़्यादा लाभान्वित हो जाता है, तो हमीरपुर और महोबा आपका जो है इससे लाभान्वित होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दिया गया है एक कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। देवा बाराबंकिम है, बिल्कुल है। आल्हा महोबम होता है, ये भी सही है। कर्मा मथुरा लिखा है, जबकि कर्मा आपका मिर्जापुर और सोनभद्र का होता है। तो मिर्जापुर लगाते या फिर सोनभद्र लगाते तो यही आपका सही हो जाता, सोनभद्र, लेकिन यही आपका गलत है। कर्मा कजरी मिर्जापुर का है, उसमें कोई इफवट नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा सुमेलित नहीं होगा, सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 31 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी थी। 2 थी, 4 थी, 3 थी, 5 थी। आपको बताना है मित्रों कि 31 मार्च 2013 तक यूपी में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या पूछी गई है। केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या थी वो 4 थी। सही जवाब सी के साथ लगाना। आज की डेट में बहुत सारे चेंजेज हो चुके हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 49 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। अगली क्लास हम यूपी स्पेशल पे ले लेंगे, जिसमें सभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। दिया गया चरकुला नहीं है, कर्मा नहीं है, दादरा नहीं है या फिर मुरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो मुरिया के साथ बनेगा। ठीक है, मुरिया लोक नृत्य आपके एमपी वाले माता है। यम से मुरिया, यम से एमपी। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अंतिम क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा गया लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला बेल्ट। राहुला की अगर हम बात करते हैं, ये लोक नृत्य होता है यूपी के बुलंदशहर वाले यानी बुंदेलखंड वाले बेल्ट में आता है मित्रों। सही जवाब डी के साथ बनाओ। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अब आप ओवरऑल बताओ कि आपका ये टेस्ट पेपर 5 जो है कैसा रहा। आपने इसमें अभ्यास किया, कुछ क्वेश्चंस आए या नहीं आए, 50 क्वेश्चंस में कितने सही आपके बन रहे हैं ये आपको बताना है। हम बताएंगे आपको। इसमें मात्र 30 प्रश्न आपको सही करना था। ईमानदारी के साथ बताना सही हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे देखिएगा। उसमें अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ। तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।